नमस्कार, रेड भूमि 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो अब शाम के 6 बज चुके हैं और सभी जिन 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही थी वो अब रोक दी गई है। अब यानी कि जो आज 49 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत थी वो अब कैद हो चुकी है और अब लोकसभा चुनाव का ये 5वां चरण था। 5वें चरण के मतदान का वक्त अब खत्म हो चुका है। मतदान स्थल पर उपस्थित लोग अब वोट नहीं डाल सकेंगे। तो अब चुनावी मतदान का जो शोर था वो थम गया है। सभी 49 सीटों पर जितने प्रत्याशी थे उन सभी की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई। आज तमाम वीआईपी सीट्स भी थे जिस पर तमाम नेता आज चुनाव के मतदान की प्रक्रिया में शामिल थे, जिसके बाद अब इन लोगों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो चुनावी शोर 5वें चरण का थम गया। अब कोई भी मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। तो लोकसभा चुनाव का 5वें चरण का अब शोर थम चुका है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सीधा महाराष्ट्र के मुंबई आपको लिए चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा हम इस बात का जिक्र करते हैं कि सबसे अलग होती है और आज महाराष्ट्र में वोटिंग की प्रक्रियाएं चल रही थी। जिस तरह से हम लोगों ने वोटिंग परसेंटेज देखा, महाराष्ट्र का वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी डाउन रहा। ऐसे में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं हैं। वहां पर महाराष्ट्र में हम अलग अलग जगहों से लगातार यही तस्वीरें भी देख रहे हैं और कई जगहों पर हमने हिंसक भी तस्वीरें देखी हैं। बता दो जिस तरह से सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान केंद्रों पे जाना बंद कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए कि अब मतदान केंद्र आप देख सकते हैं, मेरे पीछे सुरक्षा व्यवस्था आप चाहते थे किसी को भी नहीं जाने दिया जाता रहा। कोई भी अंदर जाने को तैयार तो वोटिंग में अंतर रह गए और देख सकते हैं वापस आए 5% की तो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जो 38.9% वोट पड़े 13 सीटों पे और इसी के साथ ही पूरे महाराष्ट्र का जो 5वें चरण है पूरा चुनाव खत्म हो चुका। अगले चरण में महाराष्ट्र में कोई भी लोकसभा सीट नहीं है, उसको देखते हो। और मुंबई की बात करें गरिमा, तो मुंबई में भारी संख्या में लोगों ने वोट डाला। उसका नतीजा ये है कि आने अब 6 बजे के बाद शायद उम्मीद की जा रही है कि 48 और 52% आ सकता है। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है हमारे पास कि 38.9% वोट पड़ चुके थे और अभी भी जो कुछ लोग बाहर से निकल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम है 6 बजे, तो अंदर जो भी लाइन लगाए थे उनको वोट डालने दिया जाएगा और जो बाहर से नए आए उनको रोका जा रहा है। लेकिन आज भी बॉलीवुड के सभी और वीवीआईपी जितने कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मुंबई कर वालों ने। और मुंबई की बात करें, मुंबई की 4-5 सीटों पे जो है उसमें मतदान केंद्र भीड़ शुरू से लेकर शाम तक लगी रही, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, सब लोग बढ़ चढ़ के इस महापर्व में लोकसभा के महापर्व में हिस्सा लिया और वोट डालने गए। तो मुंबई की अगर 4-5 सीट की बात करें तो वहाँ परसेंट ऑफ रेशियो काफी बड़ा रहा, लेकिन मुंबई के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पे थोड़ा सा परसेंटेज गिरा। इसी कारण से 38.9% यानी 3 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से वोट पड़े। लेकिन 6 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे तो हो सकता है कि चौंकाने वाले आंकड़े आ जाए। पिछले 4 चरणों के चुनाव के जो हुए हैं उससे ज्यादा परसेंटेज हो सकता है। गरिमा, ठीक है, हमारे साथ राजन लखनऊ से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजन, आपका ये रुख करना चाहूंगी क्योंकि लखनऊ सीट पर आज मतदान हुआ है। बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है उत्तर प्रदेश की ये सीट क्योंकि पारंपरिक सीट है बीजेपी की। अटल का लखनऊ, टंडन का लखनऊ और अब राजनाथ सिंह का लखनऊ कितना खास, और इसके साथ ही अन्य जो वीआईपी सीट थी उस पर क्या कुछ स्थितियां नजर आई हैं? लखनऊ में ही सांसद हैं, दूसरे सांसद मोहनलालगंज के जो है किशोर है, तो इन दोनों सीटों की काफी महत्वता है। और इन दोनों सीटों पर देखा जाए तो आज जो है 50% लगभग जो है लखनऊ की सीट पे और मोहनलालगंज जो है वो 60% सीट पे हुई है। यानी अगर 14 सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा जो है बाराबंकी और झांसी यानी कि 60% जो है ऊपर क्रॉस किया है। लेकिन लखनऊ में ये उम्मीद नहीं था। लखनऊ की उम्मीद लग रहा था कि 5 बजे तक जो है 60% वोट होगा, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि 50% पे ही 5 बजे जो है सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अब 6 बजे की क्या आंकड़े हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से लखनऊ की सीट पे जो उम्मीद थी वो नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में 2 ही ऐसे जिले हैं जहां पर 60% क्रॉस किया है 5 बजे की अगर आंकड़े बताएं तो, एक झांसी है और दूसरा बाराबंकी है। राजन,
इसके साथ ही और जो आज की वीआईपी सीट्स थी, चाहे अमेठी का जिक्र करें चाहे रायबरेली की बात हम करें, राहुल गांधी लगातार जब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो वो ये बात कह रहे थे कि हम रायबरेली तो जीत ही रहे, साथ ही अमेठी भी छीन लेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ये बातें जो थी दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े एक दावे थे कि ये सीट हमारी है तो हमारी है। इस लड़ाई में जिस तरह से एक माना गया था कि अमेठी और रायबरेली की जो सीट है वहां पर जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज 60% से ऊपर उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी 60% से अभी नीचे ही आंकड़े वहां पर दिखाई दे रहे हैं। 6 बजे के बाद तस्वीरें नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से उम्मीद लगाई गई थी कि यहाँ पर जोरदार तरीके से एक वोटिंग होगा और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहेगा, तो ऐसे में अभी तक तो कोई ये चौंकाने वाली जो है इस तरह से आंकड़े नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की जो सीट है वो काफी टक्कर दे रहा है भाजपा को, यानी कि अगर रेस की बात करें तो दोनों आपस में जो है रेस में बराबर चल रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि जिस तरह से आमने सामने दोनों प्रत्याशी हैं भाजपा के और इंडिया गठबंधन के, तो इस तरह से उम्मीद जो थी वो कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यही उम्मीद लगाया जा रहा था कि 60% से ऊपर यहाँ पर भी 5 बजे तक वोटिंग होनी थी, लेकिन यहाँ भी 60% से नीचे अभी तक देखा जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपका रुख करूंगी, बिहार से आप लगातार मौजूद हैं हमारे साथ। तो बिहार में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, जिन इस 5वें चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ, कई जगहों पर हमने जो आपसी मतभेद है उसकी भी तस्वीरें हमने लगातार देखी और वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी बेहतर नहीं रहा। हालांकि गर्मी भी पीक थी, लोग लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग भी करने जा रहे थे, फिर भी वोटिंग परसेंटेज वो काफी कम रहा है। जी बिल्कुल, बात आपने सही कही है कि मैं लूं तो 52.18% मतदान है। 6 बजे के बाद अभी तक 6 बजे की रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम वो परसेंटेज हमारा जा सकता है, मान लिया जाए उसको। लेकिन 5 बजे का जो आंकड़ा है वो 52% 85 है। तो कुल मिलाकर जो लोगों का अनुमान था, चुनाव आयोग का भी अनुमान था कि 60% जाएगा, लेकिन वो दिखा नहीं। ऐसा क्यों हो गया, जबकि मौसम भी ठीक था, बावजूद भी इस तरह का पोल होना निश्चित रूप से कहीं कहीं कुछ बात दिख रही है। दो हॉट स्पॉट सारण और हाजीपुर, वहां मतदान की परिस्थिति ठीक ठाक रही जुला की। देखा जाए कि 2 सीट हॉट थी, वहां मतदान की परिस्थिति ठीक ठाक रही। अब देखना है कि टोटल 5 संसदीय क्षेत्र में कुल 82 प्रत्याशी हैं और उसकी 6 बज चुके हैं। सभी लोग का जो है ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। अब देखना है, ये 4 जून की बात होती है कि कहाँ कैसे होगी, अब वो 4 जून की बात होगी। जी राहुल जी, आपका रुख करूंगी कि मुंबई में कई मतदान केंद्रों के पास डमी ईवीएम भी हमने देखा और इससे लेकर के विवाद की भी स्थितियां बनती हुई नजर आई। तो क्या ये सारी चीजें जो है वो जो परसेंटेज है उसे डाउन करने में अहम भूमिका निभाती रहे? जी कदमा बताओ, 2-3 जगह ऐसी हुई कि जहाँ पे ईवीएम का खराब होना है, मशीन भी खराब हो जाती है। लेकिन लाइन में लगे, कतारों में लगे हुए लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो लंबी लाइन में, तो मुंबई माना जाता है बहुत समय का ध्यान रखते हैं, लेकिन वोटरों की अपील करने के बाद कुछ लोग वोटिंग लाइन से भी निकल के बाहर आ गए कि गर्मी, क्योंकि पहली बात सुबह जब वोट करते आज बहुत बड़ी गर्मी थी, मुंबई कर वालों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इस कारण भी वोट का परसेंट घटे और कई जगह ईवीएम खराब होने की वजह से जो शिकायतें अभी तक तो जो 4थे चरण तक कोई ईवीएम खराब नहीं हुई, 5वें चरण में एक आध जो ईवीएम खराब है उसके वजह से थोड़ा झंझट शुरू हो गया। आपस में जो बूथ पे लोग थे उन्होंने आपस में कहा, बाकी सब जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ। और वीवीआईपी सीट तो माना जाता है उत्तर मुंबई से जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो मंत्री रह चुके उज्ज्वल निगम है, तो आपको जो फांसी दिलवाए थे वो लड़ रहे हैं और बेटे कल्याण से काफी भीड़ लगी हुई माना गया था। अब ठीक है, आखिरी में इस बार का, इसके बाद महाराष्ट्र में कोई भी इलेक्शन नहीं है, तो उसको देखते कहीं छोटी मोटी 1-2 घटना छोड़ दें तो पूरी तरह से 13 सीट पर शांतिपूर्ण मतदान हो गया और समय के साथ खत्म हो गया।
जी गर्मा। ठीक है, हमारे साथ बरुआ सागर झांसी से भी सहयोगी आनंद मोदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, आपकी सीट पर लगातार जो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो था वो काफी बेहतर था, हालांकि उत्तर प्रदेश में गर्मी भी ज्यादा, आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ तस्वीरें नजर आई? गर्मा में आपको बता दूं, झांसी जिले के बरुआ सागर से सीट पे इस समय पंडित राम साय शर्मा इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पे इस समय हम खड़े हुए हैं। मतदान पूरा हो चुका है, मतपेटियां बंद होने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट बीएस राजपूत मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पूरा मतदान जो है संपन्न हुआ। सर, आज जो बरुआ सागर का मतदान संपन्न हुआ है, किस तरीके से संपन्न हुआ है? किसी प्रकार की कोई समस्या तो पैदा नहीं हुई सर? जी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है। बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और बरुआ सागर क्षेत्र में सेक्टर 20 में अप्रोक्स 63% मतदान हो चुका है। सर, यहाँ बीएलओ के नदारद होने की कई बार सूचना मिली है। कई लोगों के पर्ची में नाम न होने की वजह से लोगों ने मतदान से अपना दूरी बनाई रखी। इसके लिए क्या कहेंगे आप? किसकी कमी बताएंगे आपको? इसमें बीएलओ की कमी है, लेकिन उनको हमने वार्निंग दे दी है और साथ में एसडीएम को उनको रिपोर्ट कर दिया उनके बारे में। देखिए गर्मा, ये थे यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट जिन्होंने ये स्वयं स्वीकारा है कि बरुआ सागर में सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए मिली है कि जहाँ निर्वाचन आयोग जो है लगातार मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का काम कर रहा था, जागरूक करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे बीएलओ की जो स्थानीय कर्मचारी थे उनकी कमी के कारण मतदाता सूची से नाम नहीं थे। सैकड़ों लोगों की सूची से नाम नहीं थे। इसकी वजह से मतदाताओं को, जो बुजुर्ग मतदाता थे, उनको यहाँ से बैरंग वापस लौटना पड़ा है। कई किलोमीटर से जो मतदाता थे वो वोट डालने के लिए जागरूकता से तपिश की गर्मी के साथ आए, लेकिन उनको वो वोट नहीं डाल सके। यहाँ कहीं ना कहीं ये निर्वाचन स्थानीय कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है गर्मा। आनंद जी, कई जगहों से हमने ऐसा भी सुना, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो ये आरोप भी लगाते रहे हैं और उन्होंने पर्चियां भी दिखाई है कि जो मतदाता हैं उनका जो इस बार का बूथ था वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर इस तरह से किया जा रहा था। और ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि ये सब सोची समझी साजिश है। गर्मा, बिल्कुल ये बात सही है। कई मतदाताओं ने, यहाँ पे बुजुर्ग मतदाता थे, मैं एक बार आज जो स्वदेश न्यूज की टीम से हम लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे थे, तो एक 13 किलोमीटर दूर से बुजुर्ग मतदाता थे, दंपत्ति थे। मैंने विजुअल अपने स्टूडियो भेजे थे कि वो आए, उनकी जब वो मतदान केंद्र पे आए, यहाँ पे एक मतदान केंद्र था, निगोना खीरा मतदान केंद्र था, वो वहाँ पे आए, जबकि उनका पर्ची में नाम था, पर्ची में मतदाता सूची में नाम नहीं था, वोटर कार्ड था, वो वोट नहीं डाल पाए, तो वो फूट के रोए। कहीं ना कहीं ये बात बहुत दुखित करने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को, स्थानीय प्रशासन को एक्शन लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बीजेपी आरोप लगाए गए कि जानबूझ के ये मतदाताओं, जो मतदाता थे, उनके नाम काटे गए। गर्मा, ठीक है, धर्मेंद्र जी आपका रुख करूंगी। बिहार के सियासी समीकरण, तमाम जो बातें हैं वो जनता के सामने लेकर के आते रहे हैं और बिहार में जिस तरह से विपक्षी गठबंधन है, लेकिन बिहार की जनता कंफ्यूज है। जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार आरजेडी का गठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ गठबंधन में हो गए। ऐसे में आम जनजीवन लगातार कंफ्यूज है बिहार का। लोग वोट किस आधार पर ऐसे में देते हुए नजर आए और आज बहुत ही अहम सीट थी, चिराग पासवान की सीट थी, जहां पर वोटिंग हुई है। बोला जाए, फिर से दोबारा बोला जी धर्मेंद्र जी, बिहार की राजनीति का जिस तरह से हम लगातार जिक्र करते हैं कि यहाँ की राजनीति अलग राज्यों की तुलना में, दूसरे राज्यों की तुलना में काफी हट करके है, क्योंकि यहाँ पर जो दल बदल है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। हाल ही में कुछ वक्त पहले ही नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया और फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि आम जो जनजीवन है, जो आम लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम वोट किसे दें, किस आधार पर वोट दें, क्योंकि गठबंधन कभी इनके साथ, कभी दूसरी पार्टी के साथ, और लोग कंफ्यूज लगातार होते जा रहे हैं। तो इस बार का चुनाव बेहद खास है और चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में थे, बहुत ही खास, बहुत ही अहम उनकी सीट हो जाती है। बिल्कुल बात सही है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जो है इधर से कभी उधर से इधर आते हैं, तो मतदाता भी कंफ्यूज हैं। इसकी खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, नहीं कोई सवाल नहीं होता। क्योंकि मैं मतदाताओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ये स्थिति से कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही है, कभी राजद में तो कभी भाजपा। ये जो चीज है, ये चीजें कार्यकर्ताओं को परेशानी का सबब यही बात है। अब ये कितना चुनाव पर असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। ये जाहिर सी बात है कि जिस परिस्थिति में ये इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं, कहते हैं कि हम अब नहीं जाएंगे, तो इन बातों से जनता भी, मतदाता भी थोड़ा कंफ्यूज है। इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन असर क्या पड़ेगा वो तो 4 तारीख को ही बता। फिलहाल जो स्थिति है अभी हॉट जो है सारण और हाजीपुर है।
चूंकि रामविलास पासवान का पुत्र ठीक है, वो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी। सबसे जालौन से भी हमारे सहयोगी लगातार अफजाल हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त जालौन की, क्योंकि अब चुनावी शोर जो है वो थम चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अफजाल जी, मैं गर्मा जी आपको बता दूं, जितने भी प्रत्याशी उनकी सबकी भविष्य ईवीएम में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब ये आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि पूरी तरीके से वोटिंग के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ईवीएम मशीनों को रवाना करने के लिए तैयारी की जा रही। अफजाल जी, आपसे बेहतर संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव जी, आपका रुख करूंगी कि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो केंद्र की जो सत्ता है उसका रास्ता तय होता है उत्तर प्रदेशों से, और उत्तर प्रदेश में 79 सीट्स पर बड़ी जीत के दावे विपक्षी गठबंधन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है जो सत्ता में है राज्य में भी और केंद्र में, वो भी बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। और जो सीटें कांग्रेस के खाते में है, जो सीटें सपा के खाते में है, वो कह रहे हैं कि हम ये सारी सीटें छीन लेंगे और बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कराएगी। 400 पार का बिनाला और राम मंदिर इस बार चुनाव के केंद्र में है। बिल्कुल, कहीं ना जी, कहीं ये गर्मा जी, माना मैं जा आपको सकता है क्योंकि भाजपा की तरफ लुभाए भी थे और ये भी मानते हैं कि राम मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर रहा जो कि कभी बन नहीं पाया किसी सरकार में, और इस सरकार में बना है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है पूरी तरह से प्रभावित है भाजपा से, और ये माना भी जा रहा है कि एक बड़ी वजह भी है कि लोग जो है भाजपा की तरफ अगर जुड़े हैं तो राम मंदिर का एक मुद्दा वाकई जो है लोगों को जोड़ा है। ऐसे में विपक्ष भले ही राम मंदिर का आलोचना करते हुए आई है कि ये भाजपा का मंदिर है, तमाम ऐसे चीजें, कई ऐसे बड़े नेता रहे जो कि राम मंदिर में नहीं पहुंचे, उसके भी लोग जो है आलोचना करते हुए भी नजर आए। कई लोग इसके सराहे भी कि अलग अलग तरीके से इसको देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो देश की बात करें राम मंदिर को लेकर काफी प्रभावित है। कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पलड़ा जो है भारी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अगर रेस की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी अगर टक्कर देती है तो सपा पार्टी जो है भाजपा को टक्कर देती है। चाहे कांग्रेस और बीएसपी भाजपा से अभी दूर दूर तक भी आसपास रही है। कांग्रेस और जिस तरह से कांग्रेस और सपा में गठबंधन यहाँ पे देखा जा रहा है, गठबंधन के कई सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनावी समीकरण में भले ही रेस में बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर भाजपा कांग्रेस से और इंडिया गठबंधन से आगे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आनंद जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो कई मायनों में बेहद खास होते हैं और आम जनता जो है वो भी अब समझदार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो पलायन का मुद्दा है, दूसरे राज्य में जो बेरोजगार हैं वो जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अहम है। झांसी जहां पर आप मौजूद है, बड़ी संख्या में झांसी के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, और ऐसे में तमाम बातें, धन के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति होती है, जाति के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति होती है, महिला कार्ड भी लगातार खेला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। झांसी जहां पर आप मौजूद है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? धर्मा में आपको बता दूं, बिल्कुल सही कहा आपने, जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सही उठाया है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पे बेरोजगारी के साथ साथ पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, और पलायन के लिए बेरोजगारी ये सिर्फ यहाँ पे जिम्मेदार नहीं मानी जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है पेयजल की बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। बेरोजगार जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, ये सूखा इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी की सरकार की लगातार एक योजना थी, हर घर जल योजना, लेकिन वो भी पूरी तरीके से गाँव तक नहीं पहुंची है। और बटवा सागर की अगर 40% के लोग यहाँ पे आज भी पलायन की स्थिति में, कोई रोजगार जरूर इस समय जो मौजूदा सरकार है उन्होंने बीडा नोएडा की तर्ज पर बीडा की आधारशिला तो रखी है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं तक उसका कोई धरोहर नहीं दिखाई दे रही है, कोई काम आधार पे नहीं दिखाई दे रहा है। और वोटिंग का जो अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो लगभग 60 से 62% झांसी ललितपुर की वोटिंग की बात सामने आई है। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, और जो यहाँ के पोलिंग अफसर हैं वो लगातार मतपेटियों को बंद कर, ईवीएम को बंद कर और यहाँ से जाने की तैयारी में ठीक है आनंद, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया, और राजन और अफजाल आपका भी हमारे साथ लगातार तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने अलग अलग जगहों पर जो वोटिंग की प्रक्रिया थी, जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, वो अब खत्म हो चुका है। 6 बजे तक का वक्त था और 6 बजे तक सभी अब जितने प्रत्याशी थे 49 सीटों पर, उनकी जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। इसके साथ ही आगे और भी तमाम अपडेट्स हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।